कहानी के शुरू में हमें फ्रैंक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो जेल के सेल में चुपचाप बैठा एक किताब पढ़ रहा होता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। असल में फ्रैंक को उम्र कैद की सजा मिली थी और वह अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही यहाँ गुजार चुका था और अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखता था कि बाकी वक्त अपनी बेटी के साथ सुकून से गुजारे। दूसरी तरफ कुछ कैदियों को लॉन्ड्री रूम के अंदर एक पुरानी नाली का ढक्कन तोड़ते हुए दिखाया जाता है। काफी मेहनत के बाद वह उस जगह में एक सुरंग बना लेते हैं। फिर सब कैदी एक एक करके उस सुरंग के थ्रू भागना शुरू कर देते हैं। आखिर में ब्रोडी नाम का कैदी फ्रैंक का इंतजार करता रहता है, लेकिन जब काफी देर तक फ्रैंक नहीं आता तो वह मजबूरन अकेला ही नीचे कूद जाता है। जल्दी में वह अपनी टोपी वहीं छोड़ देता है। तभी फ्रैंक वहां पहुंच जाता है और जमीन पर पड़ी ब्रोडी की टोपी उठाकर बिना वक्त जाया कि सुरंग में कूद जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीन कट होता है और अब हमें फ्लैशबैक में फ्रैंक एक धोबी का काम करता नजर आता है। जेल के तमाम कैदियों के गंदे कपड़े धोना उसकी जिम्मेदारी थी। वह रोज रोज कपड़े धो धोकर अंदर से टूट चुका था। उसे पता था कि उसकी पूरी जिंदगी अब इसी जेल में कटने वाली है, इसीलिए वह मजबूरी में चुपचाप अपना काम करता रहता था। एक दिन जब वह काम खत्म करके अपने सेल में वापस आता है तो देखता है कि उसका साथी अपना सामान पैक कर रहा होता है। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और अब वह जेल से रिहा होने वाला था। यह मंजर देखकर फ्रैंक का दिल और भी टूट जाता है। उसके सामने एक आदमी अपने घर और फैमिली के पास लौट रहा था, जबकि फ्रैंक को मरने तक इसी जेल में रहना था। इधर जेल के अंदर सब पुराने कैदी नए कैदियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नए कैदी जेल में लाए जाते हैं। उनके हाथ में उनका सामान देकर उन्हें अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। पुराने कैदी उन्हें देखकर अजीब सी खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ एक खतरनाक सिस्टम चलता था। जेल के गैंग्स नए कैदियों में से ताकतवर लोग चुनते और उनके दरमियान फाइट्स करवाते थे। जो बंदा फाइट जीत जाता उसे गैंग लीडर अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था। इसी दौरान रीजा नाम का एक कैदी अपने भाई टोनी से बात करता है। टोनी उससे कहता है कि इस बार उन्हें अपने गैंग के लिए सबसे डेंजरस फाइटर चाहिए ताकि वह हर फाइट जीत सके। अब चेकिंग के बाद तमाम नए कैदियों को उनके सेल्स में भेज दिया जाता है। इन्हीं में से एक कैदी लेसी को फ्रैंक के सेल में शिफ्ट किया जाता है। सेल के अंदर आते ही लेसी को सिर्फ 2 चारपाइयां और किताबों का एक छोटा सा कोना नजर आता है। अब कुछ देर में रात हो जाती है और सब कैदियों को उनके सेल्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी रात एक गार्ड फ्रैंक के पास एक लेटर लेकर आता है। फ्रैंक जैसे ही लेटर खोलकर पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। लेटर में लिखा होता है कि सालों तक बाप के घर ना लौटने की वजह से उसकी बेटी डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। अब वह हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और कहा था कि अगर जल्दी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक ना हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगी। ये सब पढ़कर फ्रैंक के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी और अब वही मौत के करीब थी। फ्रैंक उसी वक्त फैसला कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बेटी से मिलने जरूर जाएगा। अगली सुबह फ्रैंक लॉन्ड्री रूम में कपड़े धो रहा होता है। तभी उसकी नजर मशीन के पास बने एक एयर वेंट पर पड़ती है। साथ ही उसे ऊपर एक पाइप भी नजर आता है जहाँ से पानी टपक रहा था। यह देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद ये पाइप जेल के बाहर तक जाता हो और यहीं से उसके भागने का रास्ता निकल सकता है। अब कुछ देर बाद फ्रैंक की मुलाकात अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रोडी से होती है। बातों ही बातों में फ्रैंक उससे पूछता है कि लॉन्ड्री मशीन के एयर वेंट्स क्या जेल के सीवर सिस्टम से कनेक्टेड हैं? ये सवाल सुनकर ब्रोडी पहले हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि फ्रैंक के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। तभी फ्रैंक उसे अपनी बीवी का भेजा हुआ लेटर दिखाता है। लेटर पढ़ने के बाद ब्रोडी समझ जाता है कि फ्रैंक किसी भी कीमत पर जेल से निकलना चाहता है और उसके पास वक्त बहुत कम है। फ्रैंक को इस डेंजरस प्लान के लिए मदद की जरूरत थी। असल में ब्रोडी को सुरंग खोदने का काफी तजुर्बा था। वह पहले भी जेल के नीचे टनल बनाने की कोशिश कर चुका था। खैर, अब कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वह फ्रैंक का साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह खुद भी उम्र कैद काट रहा था और उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। कुछ दिन बाद फ्रैंक की मुलाकात लेनी नाम के एक डेंजरस बॉक्सर से होती है। फ्रैंक लेनी को अपने एस्केप प्लान के बारे में बताता है। उसने लेनी को इसलिए चुना था क्योंकि वह हर तरह के टूल्स और मशीन्स चलाने में एक्सपर्ट था। ऐसे आदमी की उन्हें बहुत जरूरत थी। शुरू में लेनी ने इस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद फ्रैंक अपने बाकी साथियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करता है। वह लोग दूसरे कैदियों को शक से बचाने के लिए गेम खेलने का नाटक कर रहे होते हैं, जबकि असल में वह अपने भागने का पूरा प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। उनके पास जेल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो लॉन्ड्री रूम से गुजरता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 सिक्योरिटी डोर्स क्रॉस करने पड़ते। मगर फ्रैंक के पास इसका एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी था। दरअसल एक दिन जब फ्रैंक कन्फेशन बॉक्स में गया था तो उसने नोटिस किया कि उस कमरे की दीवारें काफी कमजोर थीं। उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आया। फ्रैंक के मुताबिक अगर वह कन्फेशन बॉक्स की वॉल तोड़ दें तो सीधा लॉन्ड्री रूम तक पहुंच सकते थे। वहां से एयर वेंट्स के थ्रू सीवर सिस्टम तक जाना मुमकिन था, लेकिन इसके लिए सबसे पहले एयर वेंट पर लगी आयरन प्लेट को काटना जरूरी था। उसी रात जेल की लाइट्स ऑफ होते ही लेनी काम पर लग जाता है। वह अपने रूम की लोहे की पाइप्स को तोड़कर एक जुगाड़ टूल बनाता है, जिसे इस्तेमाल करके वह वेंट की प्लेट काटने वाला था। दूसरी तरफ फ्रैंक जेल के सबसे खतरनाक कैदी टू टर्न से मिलने जाता
आता है। फ्रैंक उसके सामने लेनी की तरफ से बॉक्सिंग चैलेंज रख देता है। यह सब असल में उनके प्लान का हिस्सा था। इधर फ्रैंक और उसकी टीम का प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल होता जा रहा था। अब वह लोग पूरा रास्ता समझ चुके थे। एयरवेंट से निकलकर सीवर लाइन में जाना था, फिर ड्रेनेज सिस्टम क्रॉस करते हुए एक नदी तक पहुंचना था। नदी पार करने के बाद उन्हें रेलवे स्टेशन मिलने वाला था, जहां से उनकी आजादी शुरू हो सकती थी। लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा खतरा भी था। रेलवे ट्रैक्स में 650 वोल्ट्स का करंट दौड़ रहा था। अगर वह वक्त पर ट्रैक्स क्रॉस ना कर पाए तो एक सेकंड में जिंदा जल सकते थे। पूरा प्लान डिस्कस करने के बाद सबने फैसला किया कि 3 दिन बाद वह जेल से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टोनी छुपकर उन सब पर नजर रखे हुए था। उनके चेहरों और हरकतों से टोनी समझ गया था कि वह लोग कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। उसी रात जेल की कैंटीन में टूटॉन और लेनी का बॉक्सिंग मैच रखा जाता है। तमाम कैदी एक्साइटमेंट के साथ मैच देखने के लिए जमा हो जाते हैं। टूटॉन बहुत ही ताकतवर फाइटर था और शुरुआत में उसने लेनी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक लेनी को एक मौका मिलता है और वह टूटॉन के मुंह पर इतना जबरदस्त पंच मारता है कि उसका डायमंड वाला दांत बाहर गिर जाता है। गार्ड्स के आने से पहले ही लेनी चुपके से वह डायमंड टूथ उठा लेता है। बाद में वह उस डायमंड टूथ को अपने बनाए हुए टूल के साथ अटैच कर देता है ताकि उससे आयरन और भी आसानी से काटी जा सके। अगली सुबह टोनी बाथरूम में फ्रैंक को रोक लेता है और उनके प्लान के बारे में सवाल करने लगता है। फ्रैंक कोई जवाब नहीं देता। तब टोनी उससे कहता है कि आज रात अपने रूम का दरवाजा खुला रखना, क्योंकि वह कल उससे मिलने आएगा। जब फ्रैंक ये बात अपनी टीम को बताता है तो सबका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वह जानते थे कि टोनी को सीधा मना करना या उसके खिलाफ जाना बहुत डेंजरस हो सकता था, क्योंकि वह रिजा का भाई था और पूरी जेल में उसका इन्फ्लुएंस था। लेकिन अगर वह टोनी को इग्नोर करते तो उनका पूरा एस्केप प्लान बर्बाद हो सकता था। इसीलिए फ्रैंक एक नए आदमी को टीम में लाने का आइडिया देता है जो मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकता था। उस आदमी का नाम बटिस्टा था। बटिस्टा का काम जेल के कैदियों तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स पहुंचाना था, लेकिन असल में वह ये सब गवर्नमेंट के साथ मिलकर करता था ताकि धीरे धीरे कैदियों की एडिक्शन कम की जा सके। अगली सुबह फ्रैंक ने बटिस्टा के सामने एक रिस्की ऑफर रखा। फ्रैंक ने कहा कि अगर वह किसी तरह टोनी को हमेशा के लिए चुप करवा दे और उनके प्लान से दूर रखे तो बदले में वह उसे भी अपने साथ जेल से बाहर निकाल लेगा। ये बात सुनते ही बटिस्टा फौरन मान जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने टोनी को खत्म करने के लिए एक डेंजरस प्लान भी बना लिया। उसने एक स्पेशल ड्रग तैयार की जिसमें छुपी हुई पॉइजनस केमिकल मिक्स थी। फिर वह चुपके से लैब से वह ड्रग्स बाहर निकालकर फ्रैंक के हवाले कर देता है। शाम के वक्त फ्रैंक अपने सेल में बेचैन बैठा टोनी का इंतजार कर रहा होता है। बटिस्टा का दिया हुआ ड्रग्स का पैकेट भी उसके पास ही होता है। फ्रैंक का प्लान था कि जैसे ही टोनी आए वह उसे ड्रग्स देकर उसका मुंह बंद कर दे, लेकिन चीजें फ्रैंक के मुताबिक नहीं होती। टोनी अकेला नहीं आता बल्कि अपने एक आदमी को भी साथ लेकर सेल में घुस जाता है। अंदर आते ही टोनी वह ड्रग्स वाला पैकेट अपने दोस्त को पकड़ा देता है। टोनी की नजर पहले ही लेसी पर खराब थी और उस रात उसने मौका देखकर लेसी को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन लेसी उन कैदियों में से नहीं था जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। उसने फौरन टोनी पर हमला कर दिया और दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। जैसे ही टोनी के साथी ने यह मंजर देखा तो वह डर कर वहां से भाग निकला, लेकिन भागते वक्त भी वह ड्रग्स का पैकेट अपने साथ ले जाना नहीं भूला। दूसरी तरफ टोनी इतना बुरी तरह पिट चुका था कि उसे सीधा चलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह सेल से बाहर निकला उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। इस खतरनाक गिरावट की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। जब रीजा को अपने भाई टोनी की मौत की खबर मिलती है तो वह फौरन फ्रैंक को अपने सेल में बुलाता है। उसी वक्त लेसी को पनिशमेंट के तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर सब लोग जानते थे कि टोनी अपनी ही गंदी हरकतों की वजह से मरा है, लेकिन कोई भी खुलकर सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब सिर्फ एक ही आदमी बचा था जो असल सच जानता था और वह फ्रैंक था। टोनी का जो दोस्त ड्रग्स लेकर भागा था वह भी जहरीली ड्रग्स लेने की वजह से मर चुका था। इसीलिए रीजा हर हाल में फ्रैंक से सच सुनना चाहता था कि उसके भाई के साथ असल में हुआ क्या था। उसने फ्रैंक को उसी रात अपने सेल में बुलाया, लेकिन बदकिस्मती से फ्रैंक और उसकी टीम ने भी उसी रात जेल से भागने का फाइनल प्लान बना रखा था। एस्केप प्लान शुरू हो चुका था और जेल के अलग अलग हिस्सों में उसके साथी अपना अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान फ्रैंक को खबर मिलती है कि उसकी बीवी उससे मिलने आई है। जब वह उससे मिलता है तो उसकी बीवी रोते हुए बताती है कि उनकी बेटी की सुबह हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। ये सुनते ही फ्रैंक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास भागने की वजह भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वह सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए कर रहा था। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबने के बाद फ्रैंक आखिरकार लॉन्ड्री रूम में बनी सुरंग के अंदर कूद जाता है। यहीं से कहानी दोबारा उस जगह पर आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। उस रात सब कैदी एस्केप करने की कोशिश में लगे हुए थे। जैसे ही वह एयरवेंट तक पहुंचते हैं, लेनी अपना बनाया हुआ स्पेशल पाइप निकालता है और आयरन प्लेट को काटना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वह वेंट खुल जाता है और अब उनके सामने पूरा ड्रेनेज सिस्टम था। अब उन्हें इन तंग पाइप्स के अंदर रेंगते हुए उस नदी तक पहुंचना था जो जेल के बाहर से गुजरती थी। बहुत सी मुश्किलों और तंग
रास्तों से गुजरते हुए वह लोग आखिर सीवर के लास्ट पॉइंट तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी कंक्रीट वॉल बनी होती है जिसने पूरा सीवर सिस्टम बंद कर रखा था। आगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था और उनका पूरा एस्केप प्लान एक पल में बर्बाद होता नजर आ रहा था। ये सब देखकर लेनी को लेसी पर बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से में लेनी ने लेसी को जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया और उस पर एक जबरदस्त पंच मार दिया, लेकिन लेसी वक्त पर बच गया और वह मुक्का सीधा दीवार पर जा लगा। हैरानी की बात यह थी कि दीवार का एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया। ये देखते ही सबको समझ आ गया कि यह वॉल पुरानी नहीं बल्कि कुछ ही वक्त पहले बनाई गई थी। बस फिर क्या था, सबने मिलकर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद उन्होंने इतना बड़ा सुराख बना लिया कि एक आदमी आसानी से उसमें से निकल सके। ब्रोडी को टनल और अंडरग्राउंड रास्तों का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसने खुद सबसे पहले अंदर जाकर रास्ता क्लियर करने का फैसला किया। अंदर घुसते ही वह तेजी से मिट्टी खोदना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही मिनट गुजरते हैं कि अचानक ऊपर की मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगती है और ब्रोडी उस मलबे के नीचे दब जाता है। ये देखकर फ्रैंक फौरन पागलों की तरह हाथों से मिट्टी हटाना शुरू कर देता है। काफी देर तक लगातार खुदाई करने के बाद आखिरकार फ्रैंक को ब्रोडी का हाथ मिल जाता है। ब्रोडी बेहोशी की हालत में था, लेकिन अभी तक जिंदा था। अब सब लोग बारी बारी ब्रोडी को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब था कि वह लोग सही डायरेक्शन में जा रहे थे। उधर लेसी भी फ्रैंक की मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्रैंक के पैर से बुरी तरह खून बह रहा होता है। इतनी बुरी हालत के बावजूद फ्रैंक सबको रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहने को कहता है। तभी अचानक उन्हें दूर से पुलिस डॉग्स के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब उन्हें समझ आ गया था कि पुलिस उन तक पहुंचने वाली है और हर सेकंड बहुत कीमती है। मजबूरन उन्हें अपने जख्मी दोस्त ब्रोडी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। यह फैसला उन सब के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन अगर वह रुकते तो सब पकड़े जाते। आगे उनके सामने एक छोटा सा तालाब आता है। वैसे तो उसे पार करना मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लेनी को तैरना नहीं आता था। इसी वजह से उसके लिए यह काम जानलेवा बन गया था। बहुत मुश्किल के बाद वह लोग तालाब पार करके रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच जाते हैं। अब तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक बटिस्टा का पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाता है। सिचुएशन और भी खतरनाक तब बन जाती है जब एक ट्रेन फुल स्पीड में उनकी तरफ आती नजर आती है। लेनी फौरन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन इसी चक्कर में वह खुद भी ट्रेन के सामने आ जाता है। अगले ही पल दोनों ट्रेन की टक्कर का शिकार हो जाते हैं। अब सिर्फ फ्रैंक और लेसी जिंदा बचते हैं, जो इन वक्त पर साइड में होकर अपनी जान बचा लेते हैं। दोनों रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करके स्टेशन तक पहुंचते हैं। वहां वह कपड़े चेंज करते हैं और एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। अब फ्रैंक उन सीढ़ियों के सामने खड़ा होता है जो सीधा लंदन की आजाद सड़कों की तरफ जा रही थी, लेकिन असल सच कुछ और ही था। जब फ्रैंक अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह टूट चुका था, तब उसने फैसला कर लिया था कि वह खुद नहीं भागेगा। उसने लेसी को अपनी जगह भागने के लिए कहा और उसे पूरा प्लान समझा दिया था। यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट सामने आता है। जब सब लोग भाग रहे थे, असल में फ्रैंक सीधा रीजा के सेल की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर वह जानबूझकर उससे उलझना शुरू कर देता है ताकि उसके दोस्तों को भागने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। फ्रैंक की बातें सुनकर रीजा इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वह उस पर चाकू से हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और फ्रैंक को बचाने की कोशिश करते हैं। असल में फ्रैंक कभी जेल से भागा ही नहीं था। वह तो सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था कि वह भी अपने दोस्तों के साथ आजादी की तरफ भाग रहा है। हकीकत यह थी कि फ्रैंक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने साथियों के लिए वक्त खरीदा था, ताकि कम से कम वह लोग आजादी का एहसास कर सकें। कहानी के एंडिंग में फ्रैंक अपनी इमेजिनेशन में लंदन की सड़कों पर चल रहा होता है और वहाँ उसकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है, जो उसके ख्यालों में अब भी जिंदा थी। इसी इमोशनल सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।